गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आज हम जो है अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। क्योंकि ये क्लासेस जो है वो नींव है इस प्रोग्राम का नाम। तो आप सभी को पता है, नींव मतलब कि हमारा बेस। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ते हैं, इसलिए हम पोलिनोमियल का जितना भी बेसिक है, जो भी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली दो क्लासेस थोड़ी सी इजी आपको लग सकती हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा लेवल इनका अप होता जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास के पहले टॉपिक को शुरू। पोल सेक्शन में आंसर कैसे देना है आप सभी जानते हैं। कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना। तो पहला आपके पास हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ नंबर्स। तो उसी को हम कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। Where there are only operations with numbers। ठीक है, जब हमारे पास ऑपरेशंस हैं, किसके बीच में ऑपरेशन हो रही हैं? सिर्फ नंबर्स के बीच में। इट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो इसको हम या तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सिंपल सी चीज जो यहाँ पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है क्यों कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अगर किसी एक्सप्रेशन को हमने कहना है, एक्सप्रेशन मतलब जो थोड़ा सा लंबा सा हो, उसको आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हो। जैसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे हम बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला, हमें चाहिए नंबर्स, उसमें नंबर्स होने चाहिए। और सेकंड, उसमें ऑपरेशंस होनी चाहिए। और ऑपरेशंस किसके बीच में होनी चाहिए? तो इन नंबर्स के बीच में ही ऑपरेशंस होनी चाहिए। और ऑपरेशन कितने प्रकार की होती है सभी को पता है, कितने टाइप्स की होती है? 4 होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 9 माइनस 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 17। तो ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास नंबर्स हैं, है ना, नंबर्स इसके पास है, और इसके पास ऑपरेशंस भी हैं। तो ऑपरेशन देखिए, तो पहला यहाँ पर प्लस, फिर सॉरी माइनस था ये, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। तो इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं। 2 प्लस 5, ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी सिर्फ नंबर्स ही है। 33 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 2, ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और 225 माइनस 157 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 85। ठीक है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। तो अभी हमने सीखा कि किस किस को हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। एक नंबर होना चाहिए और उनके बीच में ऑपरेशंस होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो बताएं कि क्या ये 5 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 7, क्या ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? यस और नो? यस, बिल्कुल सही। यस सर। ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर 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 नंबर्स भी हैं, ऑपरेशन 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 दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इट इज एन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ये तो बात हुई कि किसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन कौन होंगे जिनको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे? तो आपको पता है कि एक तो मैथ के नंबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स, है ना। अल्फाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश के। तो जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन में कोई भी अल्फाबेट नजर आ जाए, उसको आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं कहोगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका नाम क्या होता है, वो कैसा दिखता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने इतना याद रखना है, अगर आपको कोई भी अल्फाबेट दिख जाए तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हम नहीं कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मैं लिख रही हूं 3 प्लस 2/9 माइनस 3.886 मल्टीप्लाई बाय √20। ठीक है, यहां पर देखो पॉजिटिव नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, माइनस के नंबर भी हैं और स्क्वायर रूट के नंबर भी हैं, लेकिन है तो ये नंबर ना, है तो ये मैथ के नंबर्स। तो इसको तो हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कह देंगे कि ये तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, यहां पर होता 3 प्लस ए, या फिर 3 प्लस एच,
ठीक है, -3.866 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 20। तो क्या अब ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है यहां से लेकर यहां तक? क्या इसको आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलोगे? यस और नो? नो, बिल्कुल सही। इसको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ नजर आ रहा है, वो है ये एच। एच एक नंबर नहीं है, ठीक है, एच कुछ और है। एच एक अल्फाबेट है। अगर हम इसको नॉर्मली पढ़े तो ये तो एक अल्फाबेट है, ये तो नंबर नहीं है। तो जब भी आपको कोई इंग्लिश का अल्फाबेट आपके एक्सप्रेशन में नजर आ जाए तो इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर सिर्फ नंबर नंबर हुए तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल देना। अगर नंबर के अलावा कोई ऐसी इंग्लिश की टर्म नजर आ गई तो वो नहीं होगा हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी अकेले आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। आपको पूछा गया है कि 9+3 - 7.5 ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। अगर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है तो आपने पोल सेक्शन में ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करना है। अगर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है तो पोल में आपने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पोल आपको अभी नजर आने वाला होगा, तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर ले और जाए अपना आंसर दें बच्चों पोल सेक्शन में। 9+3 - 7.5 क्या ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हाँ, अपना हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर दे दिया। नैन्सी ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। नमन ने आंसर दे दिया है, विनय ने आंसर दे दिया है, पायल ने आंसर दे दिया है, और 4 के 4 बच्चों ने आंसर दिया। चारों का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेहा, नैना, वंशिका, नितेश, वंदना, ललित, बच्चों आप ही अपना आंसर दीजिए। अभी किसने आंसर दिया है? हैंड रेज करो, किसने आंसर दिया? नितेश, ठीक है। वंशिका बेटा आप भी आंसर दीजिए। नैना बेटा आंसर दो। ललित, नेहा, ठीक है, नेहा ने आंसर दे दिया। वंदना ने आंसर दे दिया। ललित ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। ठीक है, तो 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो अभी रहते हैं। किसने आंसर नहीं किया? नैना अगर आपने आंसर दे दिया बेटा तो हैंड रेज कर लीजिए, नहीं दिया है तो आंसर दे दो, आंसर दे दो पोल सेक्शन में। तो चलिए करते करते हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोला बच्चों आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। तो 2 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हाँ ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो नंबर ही तो है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। अगर यहाँ पर कोई इंग्लिश का अल्फाबेट आ जाता तो हम कहते कि ये जो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं आया, सिर्फ नंबर्स ही तो थे और ऑपरेशन ही तो थी, तो इसका मतलब ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन 2 बच्चों ने गलत किया है। तो बच्चों ध्यान से देखें क्या होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर होना चाहिए उसमें सिर्फ, और उसमें ऑपरेशन होनी चाहिए। ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। इन दोनों के अलावा कोई और चीज अगर आपको नजर आ जाएगी तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा। सिर्फ 2 चीजें चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, जो कि आपको पोल सेक्शन में भी पूछा जाएगा। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बताइए इनमें से कौन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। 2 - 78 इंटू 171 - 7, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं तो 54 इंटू 2.5 -3, 2 + 7, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 5 - 6 और -17। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो y + 2 - 37 इंटू 2, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको नंबर और ऑपरेशन के अलावा कुछ और भी नजर आ रहा है।
पोल आपको भी नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। तब तक के लिए अपना ऑप्शन नंबर जो है वो चूज कर लें, किसको आप जो है वो अपना आंसर मानने वाले हो। चलिए, हैंड मैम हैंड डाउन करो। हाँ मैम जी बेटा। इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि इसमें से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कौन सा नहीं है। नहीं, कौन सा नहीं है, ठीक है। ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर दे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो 5 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। वंशिका, विनय, जिन्होंने आंसर दिया वो हैंड डाउन करके रेज करें। हाँ, पायल, नमन, नेहा, नैना, नितेश। तो 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड। अब जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज डी। द राइट आंसर। मैंने डी को ही सिलेक्ट किया था तो बहुत अच्छे, क्योंकि देखो डी में क्या हुआ, तो डी में नंबर्स और ऑपरेशन के अलावा हमें वाई नजर आ गया, और वाई एक नंबर नहीं है, वाई एक अल्फाबेट है, ठीक है। इसलिए ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। तो अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंजेस इन एक्सप्रेशन, इट इज कॉन्स्टेंटली द सेम, ठीक है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो एक, या फिर एक ऐसा नंबर है जो अपनी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 15। तो जब भी हम, जितनी बार भी हम 1 और 5 को एक साथ लिखते हैं, इसको हमेशा हम 15 ही पढ़ते हैं। ये अपनी वैल्यू को कभी लूज नहीं करेगा, चाहे आप इसको मैथ्स की बुक में पढ़ो, चाहे आप इसको हिंदी की किताब में पढ़ो, चाहे आप इसको एसएससी की समाज की किताब में पढ़ो, किसी भी किताब में आप इसको, किसी भी बुक में पढ़ोगे तो आप इसको 15 ही पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसको कुछ और नहीं पढ़ सकते। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब जो कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है। 1 मिनट को मुझे समय दें। अगर आप ग्रुप में है बेटा, तो यहाँ पर अगर आप क्लास में है तो आप ग्रुप में मैसेज करो, क्योंकि वो आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। 1 मिनट मैं देखती हूँ ऑप्शन है या नहीं। ठीक है बच्चों, 1 मिनट को मुझे समय दें। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट, जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब कि मैथ में जितने भी नंबर्स हैं, क्या वो कभी अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। जितने भी नंबर्स हैं उनको हम उन्हीं के नाम से तो बुलाते हैं। अगर 1 और 0 लिखा है तो इसको हम 10 ही तो पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर 208 लिखा है तो इसको हम 208 ही तो पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करते, इसलिए इनको हम कहते हैं 200 कांस्टेंट, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखो, जितने भी मैथ में नंबर्स हैं, याद रख लीजिए, जितने भी नंबर्स हैं मैथ के, वो सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। उन सभी को हम कांस्टेंट कहते हैं। फिर चाहे वो नंबर कैसा भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, या चाहे वो डेसिमल में हो, ये सभी सारे के सारे जो है वो किसमें गिने जाएंगे? तो सभी के सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में ही लिखे जाएंगे। तो ये सभी को समझ आ गया कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी मैथ में नंबर्स हैं। तो वाई टाइप कर दो अगर आपको ये समझ आ गया तो। कि कांस्टेंट मतलब सारे के सारे नंबर्स जो भी हम मैथ में देखते हैं, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करते, जो लिखा है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। इसका मतलब कि ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट, ये हमने सीख लिया। तो कांस्टेंट
कौन होते हैं ये तो हमने पता लगा लिया, लेकिन कौन है जिनको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, तो वो हमारे फिर से वही बात आ गई, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, इनको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे उसके बारे में आगे हम जानेंगे। जितने भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, तो आज का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, डिटेल में इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, मान लो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स था। जब आपने अपने क्वेश्चन नंबर, आपके बुक के क्वेश्चन में था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो एक्स की वैल्यू है मान लीजिए वो 10 आई। ठीक है, लेकिन जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो क्या आप 100% की गारंटी देते हो कि इस बार भी इसकी वैल्यू 10 ही आएगी? क्या आप श्योर होते हो कि जितनी बार भी एक्स लिखा जाएगा हर बार उसकी वैल्यू 10 ही आएगी? यस और नो? कि अगर पहले क्वेश्चन में एक्स 10 है तो सेकंड में भी एक्स 10 के इक्वल ही आएगा। कैसा होता है? अगर होता है तो यस यस लिख दीजिए, नहीं होता तो नो लिख दो। चैट ऑन नहीं है क्या? चैट तो ऑन है, फिर आप अपना आंसर क्यों नहीं लिख रहे बच्चों? आंसर बताएं अपना। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर नो है कि अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 10 है तो जरूरी नहीं कि सेकंड क्वेश्चन में भी एक्स 10 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। इसका मतलब मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 था, सेकंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू -2 आ गई, तो क्या ये कांस्टेंट रहा? क्या इसकी वैल्यू हमेशा 10 आई? नहीं, इसने अपनी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो उसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, डिटेल में इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो मतलब इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कभी भी कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन आते हैं कांस्टेंट की कैटेगरी में? तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। तो अभी मेरा आपसे एक सवाल है, इज एच अ कांस्टेंट? क्या जो आपका एच है वो एक कांस्टेंट है? यस और नो? आंसर दें अपना, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो कि एच एक कांस्टेंट टर्म है। अगर ऐसा है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोले। नहीं है, ठीक है, एच एक कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि कांस्टेंट सिर्फ नंबर ही होंगे और कोई भी नहीं। तो नो, एच एक कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं यहीं पर लिखती हूं इज -20 इज अ कांस्टेंट, क्या -20 एक कांस्टेंट है? तो आपका आंसर अब क्या होगा? यस और नो फिर से बताएं। यस। यस, अब इसका आंसर यस होगा, क्योंकि हाँ माइनस का कांस्टेंट है, लेकिन इंग्लिश के जो भी टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इज जी इज अ कांस्टेंट? नो। नो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो और अभी आप मुझे एक और क्वेश्चन बताएंगे। मान ली मैंने यहाँ पर लिखा है 4x + 9z, इसमें आपने बताना है कौन है जो कांस्टेंट है, कौन कौन है जो कांस्टेंट है। 4 और 9, ठीक है, बहुत अच्छे। जो भी नंबर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, सिंपल। तो अभी करते हैं पोल में क्वेश्चन। क्या आप सभी तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? अगर कोई भी डाउट है कांस्टेंट के बारे में तो पूछे मुझसे, नहीं है तो वाइट टाइप कर दो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अभी हमने बस यही सीखा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ नमन, अभी आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो, कि जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा नंबर्स होते हैं। नंबर्स को ही हम कांस्टेंट कहेंगे। नंबर्स मतलब क्या? 1 2 3, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया, तो इनको ही हम कांस्टेंट बोलते हैं। या फिर कोई डेसिमल वाला नंबर आ गया, ठीक है, या कोई आपका जो है वो स्क्वायर रूट वाला नंबर आ गया, तो ये सारे कांस्टेंट होंगे। कौन कांस्टेंट नहीं होते? तो वो है हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स, सिंपल। ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट अगर आपको कहीं नजर आ गए तो उनको हम कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इज एम अ कांस्टेंट? क्या एम एक कांस्टेंट है? नो मैम। नो मैम। नो, ये बिल्कुल भी एक कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है, क्यों है, इसका नाम क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बस इतना ही हमने यहाँ पर इसको सीखा। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। आपको कांस्टेंट के क्वेश्चन ही पोल में आएंगे। बढ़ते हैं आगे।
इज वाई अ कांस्टेंट, आपसे पूछा गया है यहां पर कि इज वाई अ कांस्टेंट। इसका आंसर आपने पोल में देना है, माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं देगा। इसको मैं ब्लैक से लिख लेती हूं। अगर आपको लगता है y कांस्टेंट है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, अगर आपको लगता है y कांस्टेंट नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। ठीक है, जय अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। ठीक है, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, 4 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी सभी बच्चों का ठीक है। तो ये बच्चे आंसर दे चुके हैं, तो पोल में कर देती हूँ एंड, क्योंकि सभी ने आंसर दे दिया है और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दें कि क्या वाई एक कांस्टेंट है, यस और नो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि ये एक कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही आएंगे। करते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि m+3 में बताइए कि कांस्टेंट कौन है। कोई एक इसमें से कांस्टेंट होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई सा एक है जो इसमें कांस्टेंट है, तो आप देखें और बताएं कौन है जो कांस्टेंट है। m+3 में कांस्टेंट कौन है? ठीक है, बहुत अच्छे। अभी 7 बच्चों के आंसर है, लेकिन 2 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से करें, जल्दबाजी लापरवाही ना करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस देखना है और आंसर देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, जल्दबाजी में आंसर गलत आप नहीं करें। तो 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में अभी एक है जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो प्लीज अपना आंसर दें। ठीक है, तो अभी 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, तो कर लेते हैं हम पोल को एंड और देखते हैं इसका राइट आंसर। जिन बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया है उनको मैं बताऊं कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैम हमने तो पोल में आंसर ही नहीं दिया, हम अभी ज्वाइन हुए हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो कौन इसमें कांस्टेंट है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 3। ठीक है, तो ये 2 बच्चों ने गलत कर दिया है, 2 बच्चों ने एम को टिक किया था, तो बच्चों ये आंसर गलत है, एम कांस्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी पोल में एक और क्वेश्चन आने वाला है, उससे पहले जो अभी बच्चे ज्वाइन हुए उन्हें मैं फटाफट से बता दूं कि आपको पूछा जाएगा कि कांस्टेंट कौन है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करती, जैसे कि मैथ के सारे नंबर, जैसे 20 हो गया, -1/3 हो गया, √20 हो गया, ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, और जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप इतना याद रखें कि अल्फाबेट्स जो हैं वो कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं आते। अल्फाबेट्स मतलब ABC से लेकर के XYZ तक। ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं आते, ये नहीं आते, सिर्फ ये आते हैं। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आपने बताना है उसमें कांस्टेंट कौन है, और बस इतना ही, कौन कांस्टेंट है। तो 9z+3q+6x, बताएं इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? ZQX बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट कहा मैंने? 936 ZQX कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नंबर कहाँ है, इनकी वैल्यू मैंने आपको बताया, इनकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है, कभी भी चेंज, ये अपने आप को चेंज कर देते हैं। तो 9, 3 और 6 ये हमारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, Z, Q और X कांस्टेंट नहीं होंगे। कांस्टेंट मतलब मैथ के नंबर्स, सिंपल। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको आने वाला है पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ चुका है। तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 2y+3z में, सॉरी 3, यहां पे मैंने z लिख दिया, 3z में कांस्टेंट कौन है। तो यहां पर भी आपने कांस्टेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं देगा। पोल आपको अभी नजर आने वाला है, तब तक के लिए अपना ऑप्शन चूज कर लें अच्छे से। ठीक है, चलिए
पोल ऑन हो चुका है बच्चों, जाइए अपना आंसर दे दीजिए। कौन है जो कांस्टेंट है इसमें 2y + 3z में? तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 12 बच्चे, 12 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नेहा, नैन्सी, वंशिका, नैना, ललित, नितेश, पायल, नमन, अंजलि, प्रियांश, ये बच्चे आंसर दे चुके हैं। विनय ने भी आंसर दे दिया है। कौन रहता है अभी? गुलशन आप रहते हैं, आप अपना आंसर दे दीजिए। एक और है शायद जिन्होंने हैंड तो रेज किया लेकिन आंसर नहीं दिया है, क्योंकि 12 बच्चे हैं ना, तो 12 आंसर आने चाहिए, यहाँ पे 11 ही आंसर है। चलिए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर दे दें, ठीक है। 12 के 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो पोल मैंने कर दिया है एंड। देखते हैं इसका राइट आंसर आपके चैट में, बताएं अपना आंसर, क्या आपके हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक चूज किया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के उसके बारे में, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल के बारे में, ठीक है, कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, ऐसा आप इसको बोल सकते हो कि जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका नेचर भी होता है। वेरिएबल शब्द जो है वो बना है किससे? वो बना है वेरी से, ठीक है। वेरी मतलब वेरी जैसे होता है ना कि ये चीज वेरी कर रही है, बार 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 खुद को बदल रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं बदलना। जो खुद को बार बार चेंज करता रहता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम वेरिएबल कहते हैं जो खुद को बार बार बदलता है। मैम, अब हाँ जी बेटा। जैसे कि अल्फाबेट हाँ जैसे अल्फाबेट हाँ अल्फाबेट, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे आपको पता लगा खुद को बदल रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो वेरिएबल हम कहते हैं कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे ABC से लेकर के XYZ जितने भी अल्फाबेट है उनको हम वेरिएबल कहेंगे। और एक यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर लिखा z + 6 = 10, ठीक है। यहां से मैं अगर z की वैल्यू फाइंड करूं तो आ जाएगा 10 - 6 और z मेरे पास आ जाएगा 4। अगले केस में मैंने क्या किया, इसको ऐसे का ऐसा ही रखा, z + 6, यहां वाली चीज को बदल दिया, इसको मैंने लिख दिया 11। तो अब हमारे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 - 6, z = 5, ठीक है। आगे मैं देखूं तो मैंने यहां पर लिखा z + 6 = 12। तो अब जो है इस z की वैल्यू आ जाएगी 12 - 6, z 6 = 6, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले Z4 था, फिर Z5 बन गया और अब Z जो है वो 6 बन गया। अगर ये कांस्टेंट होता, Z की जगह पे कोई भी अल्फाबेट ले लो, उसकी वैल्यू 4, 5 और 6 ही आएगी। तो अगर ये जो हमारे वेरिएबल्स है अगर इनकी वैल्यू फिक्स रहती तो हर बार यहाँ पर 4 4 ही आता है ना, लेकिन इसने तो खुद को चेंज कर लिया। तो जैसे ही आप क्वेश्चन अपना चेंज करोगे, क्वेश्चन को चेंज करोगे, वैसे ही ये अपनी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होने पे ये खुद को बदल देते हैं। अब देखो किसने खुद को नहीं बदला, तो वो है हमारा कांस्टेंट। ये 6 था, ये यहां पर भी 6 ही रहा, यहां पर भी 6 ही रहा। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन चेंज हुआ था, ये क्या सिर्फ Z के लिए चेंज हुआ था? नहीं, ये तो दोनों के लिए चेंज हुआ था। पहले अगर ये दोनों बराबर 10 के थे, अब ये दोनों बराबर 11 के हैं, तो 6 के लिए भी तो क्वेश्चन चेंज हुआ ना। लेकिन 6 ने क्या किया? 6 ने अपने आप को चेंज नहीं किया, 6 था बिल्कुल कांस्टेंट। किसने खुद को बदला? तो इस Z ने, और इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मुझे पता लगा कि ये खुद को बार बार बदल रहे हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं वेरिएबल। और कौन कौन इसमें शामिल है? तो सारे अल्फाबेट्स इसमें शामिल हैं, जितने भी आपके पास अल्फाबेट आपको नजर आएंगे वो सभी वेरिएबल्स ही होंगे, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बात, वेरिएबल्स आल्सो रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है। वेरिएबल्स भी नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर पहले Z की वैल्यू 4 आई, फिर 5, फिर 6 है, तो ये भी नंबर, इसके पीछे छुपा तो नंबर ही है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा नंबर छुपा है ये हमें पता नहीं होता। कभी ये 4 बन जाएगा, कभी 5, कभी नेगेटिव का बन जाएगा, कभी फ्रैक्शन बन जाएगा, कुछ भी ये बन सकता है, ठीक है। इसलिए कभी हम नहीं कहते कि इनकी वैल्यू फिक्स है। तो इसका मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी लेटर हम ले लेते हैं, इंग्लिश का कोई सा भी लेटर उठा लीजिए और अपने वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ABCRSMN NLP XYZ, कोई से भी, ठीक है। तो अभी बताएं, कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे वेरिएबल्स को लेकर के।
ठीक है, सभी बच्चे बताएं। ठीक है, चलिए तो करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए आपका मैंने चैट कर दिया है बच्चों ऑफ, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इज y अ वेरिएबल। ये कह रहे हैं कि y एक वेरिएबल है या नहीं, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, इज y अ वेरिएबल, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या y एक वेरिएबल है। अगर y एक वेरिएबल है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करोगे, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे आपने टिक करना है। पोल आपको अभी नजर आने वाला है। चलिए अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। इज y अ वेरिएबल। तो अभी देखिए एक बच्चे ने अपना आंसर गलत कर दिया है। मैंने आपको कहा कि जल्दबाजी ना करें, लापरवाही भी ना करें, मुझसे पूछें कोई डाउट अगर रहता है तो। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चे क्लास में हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो देखो क्वेश्चन को, बस देखना है और आंसर देना है। सॉल्यूशन भी उतना इसका कुछ है नहीं खास। गलती से हो गया। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए 10 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। ये सर पूछ रहा है इसलिए। चर, हाँ तो वेरिएबल को हम हिंदी में चर कहते हैं, इसलिए तो मतलब इनको चर भी कहते हैं हिंदी में। हमने इस पे नहीं देखा इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी तक 11 बच्चों के आंसर आए हैं क्लास में, तो हाँ ठीक है 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो पोल मैंने कर दिया है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दे। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, y एक वेरिएबल है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा वेरिएबल मतलब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सभी वेरिएबल ही होते हैं। करते हैं अगला सवाल पोल सेक्शन में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, x-7। इसमें आपने बताना है कि वेरिएबल कौन है। ठीक है, x और माइनस के 7 में वेरिएबल कौन है वो आपने बताना है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको पता है। देखिए और आंसर दीजिए पोल सेक्शन में। चलिए पोल आपके लिए ऑन हो चुका है बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश। 12 बच्चे अब फिर से जो है वो थोड़ा सा गलत किसी ने कर दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका राइट आंसर। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्स को ही तो वेरिएबल कहते हैं, अल्फाबेट्स को ही तो हम वेरिएबल कहते हैं। तो x-7 नहीं होगा, इसका आंसर सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है पोल सेक्शन में ही, तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि 2y की घात, सॉरी y² -3z³, इसमें भी आपने यही बताना है कि वेरिएबल कौन है। अभी तक हमने पावर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो पावर्स को इग्नोर करें, बस ये बताएं कि वेरिएबल्स कौन कौन है इस पूरे एक्सप्रेशन में। मैम पोल दे दो। हाँ बेटा बस 1 मिनट। चलिए अभी पोल ऑन हो चुका है। क्या बता रहे हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल। ओके। ठीक है, तो 8 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 9 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। अभी तक सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। 11 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। सिर्फ एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। कौन है जो इसमें वेरिएबल है? 2y² -3z³। दो चीजें इसमें ऐसी हैं जो वेरिएबल कहलाई जाएंगी, वो कौन है वो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। करते हैं 5 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए, क्योंकि एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है और सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी ने ऑप्शन नंबर डी को ही टिक किया है तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बस ये था हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और कांस्टेंट और वेरिएबल। अब हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अभी तक हमने न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ा, अब हम अलजेब्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसा ये दिखता है, क्या क्या इसमें होते हैं, ठीक है। Those expression which consist of arithmetic operations, तो नंबर 1 पहली चीज तो इन्होंने बोला कि इस एक्सप्रेशन में भी ऑपरेशंस होंगी। ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ इसमें भी होगा, तभी तो वो एक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। और नंबर 2 इसमें क्या होना चाहिए, तो ये जो ऑपरेशन है ये अब दो चीजों के बीच में होनी चाहिए। किस किस के बीच में, वेरिएबल के बीच में और कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ दो चीजें होती थी, नंबर और ऑपरेशन, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, ऑपरेशन भी होगी, वेरिएबल भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, एक मिनट बेटा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और नंबर्स भी इसमें होंगे, ठीक है। वेरिएबल का मतलब है ABC, फिर से वही आप सभी अच्छे से जानते हो, वेरिएबल्स अब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वेरिएबल मतलब सारे के सारे अल्फाबेट्स, और नंबर मतलब मैथ के सारे नंबर, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, अपॉन में हो, स्क्वायर रूट में हो या डेसिमल में हो, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपने कहा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है। x-7 में जो है वो x था वेरिएबल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 का देखें तो 2y² माइनस 3z³ में y और z थे वेरिएबल, तो इसका था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y+2, ठीक है, आपका बिल्कुल, आपका एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होनी चाहिए, पहला तो ऑपरेशन, दूसरा वेरिएबल, तीसरा नंबर। अगर आपको ये तीनों चीजें एक साथ नजर आ गई तो आप बोलोगे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिसिंग हुई तो आप बोलोगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं इसके एग्जांपल। तो यहाँ देखिए पहला एग्जांपल है y प्लस में 5। आपको पूछा है, आपको बोला है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम इस पे क्यों विश्वास करें, तो हम अब खुद इसको चेक करेंगे। हमने अभी भी पढ़ा कि अगर कोई चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी तो उसमें होगा एक कोई सा भी वेरिएबल, कितने भी हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और उसमें हो सकते हैं नंबर्स भी, और उसमें होगी ऑपरेशन भी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी इस लिस्ट को फिल करेंगे। अगर ये लिस्ट फिल हो जाती है तो मतलब ये क्या होगा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो इस केस में बताइए वेरिएबल कौन है, मैम y, y। नंबर कौन है, 5 5, और ऑपरेशन कौन सी हो रही है, प्लस मैम ऐड, प्लस, प्लस, ठीक है। तो मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगला एग्जांपल अगर हम देख लें तो अगला एग्जांपल है 33z माइनस 78f प्लस 2s, ठीक है, ये s है, इसको ध्यान से रखें। तो अब बताएं इस क्वेश्चन में कि नंबर्स में, नंबर्स लिखा है, नंबर्स नहीं लिखा जाएगा, कांस्टेंट लिखा जाएगा, ठीक है, नंबर नहीं कांस्टेंट। बताएं इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, 33, 78 और 28, 2, 2, 2। क्या सभी बच्चे सहमत हैं कि 33, 78 और 2? ये किसी का कोई और आंसर तो नहीं है, ठीक है। 33 तक तो ठीक था, 2 भी ठीक था, लेकिन 78 थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, कुछ इसमें मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है, माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस का साइन इसमें मिसिंग है। तो हमेशा आपने याद रखना है, अगर किसी टर्म से पहले या बीच में किसी भी एक्सप्रेशन में जो लिखा है हमने उससे पहले अगर माइनस लगा है ना, तो वो माइनस साथ में लगा रहेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इसमें कि माइनस इसके साथ ही रहेगा, बाकी आंसर ठीक है। तो इसमें आ जाएगा माइनस का 78। और अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ZFS ZF और S। और ऑपरेशन कौन कौन से, तो पहले इसमें हो रहा है माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो ये इसमें ऑपरेशंस है। अगला देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम करेंगे पोल में, तो अच्छे से इसको सीखें, ठीक है, कि कितनी चीजें चाहिए, वैसे आपने हर एक उसको चेक करना है। तो अगला है 225y माइनस 157x डिवाइडेड बाय 2x
प्लस 85। इसमें बताइए वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? मैम कांस्टेंट की जगह नंबर नहीं लिख सकते। हाँ जी बेटा, कांस्टेंट की जगह नंबर नहीं लिख सकते। कांस्टेंट की जगह पे नहीं। मैम कांस्टेंट की जगह नंबर नहीं लिख सकते क्या? होता क्या है ना कि जो आपका क्वेश्चन होगा ना, एक मिनट बेटा, माइक ऑफ करें। हाँ, क्योंकि जो ये टर्म्स होती है ना, इनको एक को हम कांस्टेंट ही कहते हैं और दूसरे को हम वेरिएबल ही कहते हैं, तो ये इनके स्पेशल नाम है, इसलिए हम कांस्टेंट के बदले नंबर लिख नहीं सकते। लेकिन माइंड में हमेशा याद रखना है, माइंड में हमेशा याद रखिए कि कांस्टेंट मतलब नंबर्स। ठीक है, चलिए तो बताए अभी कौन कौन इसमें वेरिएबल है। तो आपने कहा y और x, ठीक है। कांस्टेंट कौन कौन है? 225, 157, 285, -157, ठीक है, यस मैम, मेरी नाराजगी मैं पॉजिटिव का 85। ठीक है। नो मैम। हाँ ठीक है, हाँ बाकी सब ठीक था। लेकिन क्या हुआ, तो यहाँ पर 157 के साथ बेटा आप माइनस लगाना भूलिए, तो वो थोड़ी सी गलती है, बाकी सब ठीक है ना। तो -157 और ऑपरेशन इसमें हुई है आपकी, पहले माइनस फिर डिवाइड फिर प्लस। तो बस सिंपल था, तीन चीजें ढूंढनी है आपने अगर आपको पता करना है कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। सिर्फ तीन चीजें, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। तो बढ़ते हैं आगे। तो बताएं यहाँ पर 5n + 7x - y, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस मैम। यस यस मैम। और नो? 5 बताएं इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? y 5 और 7 एक और भी है, तो वेरिएबल नहीं -1। -1। ठीक है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता तो हमेशा 1 होता है, इसलिए -1। और वेरिएबल की बात करें तो n, y x और y। हाँ ठीक है, तो बस यही था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो अभी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए आपका चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि x + 3, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अगर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। पता कैसे करेंगे, तो पता कीजिए इसके पास वो सारी चीजें हैं या नहीं जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होती है। पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट। चलिए दीजिए अपना आंसर पोल सेक्शन में। x + 3 अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना है। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 11 बच्चे हैं, तो सभी अपना आंसर दें। 8 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। बस एक रह, ठीक है, सबने आंसर कर दिया, तो अभी के लिए मैंने कर दिया है पोल एंड। अपना आंसर आप दे सकते हैं चैट बॉक्स में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए की यस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो आपका चैट अभी के लिए ऑफ है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इन चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 3 है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 + 2, ऑप्शन नंबर बी है y + 1, ऑप्शन नंबर सी है 5 - 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3 × 2। कोई एक है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो डिसाइड करके रखें कि किसको आप अपना राइट आंसर मानने वाले हो। ठीक है बच्चों, जाइए अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10, 11, ठीक है, सभी के आंसर आ चुके हैं और सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है।
पोल आपका हो चुका है एंड। तो वही मैं कह रही हूँ कि अभी आपको लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इजी है ना, लेकिन जब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे लेवल टफ भी होता जाएगा, इसलिए सारी क्लासेस को अटेंड करना है ताकि आप अच्छे से जो है वो पोलिनोमियल समझ सकें। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वो भी होगा पोल सेक्शन में ही। इनमें से भी कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहला ऑप्शन है 2 माइनस 3/5 इंटू 2। सेकेंड ऑप्शन है 45 माइनस 27 इंटू 2 प्लस 21। तीसरा ऑप्शन है 5 माइनस 4 इंटू 55/11। और फोर्थ ऑप्शन है Z3, एक मिनट, Z3 प्लस Z² प्लस Z+1। इन चारों में से कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको आपने ढूंढना है और उसको ही आपने अपना राइट आंसर चूज करना है। तो जाए अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में। वेरी गुड, 8 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 9 बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे बच्चे अब अपना आंसर दे दें। नाइन स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे आंसर दे चुके हैं, बस एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो अपना आंसर दे दीजिए। कोई एक ऑप्शन है इसमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, करते हैं 5 सेकंड का वेट, तब तक बच्चों आप अपना आंसर दे दीजिए जो भी रहते हैं आंसर देने में। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल एंड होने वाला है, आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया, ठीक है, पर आंसर आपने थोड़ा सा बेटा गलत दिया है, शायद जल्दबाजी में ऐसा हो गया होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल भी है z और कांस्टेंट भी है 1 और ऑपरेशन भी है प्लस, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लेते हैं अब आज फटाफट से एक और टॉपिक को भी खत्म। फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि एक वेरिएबल हो, एक ऑपरेशन हो और कोई सी भी कांस्टेंट हो तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पर ये बनता कैसे है, क्यों इसको बनाया जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाती है, कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उसी को जब हम मैथ में चेंज करते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखा था एड 5 to y, तो बताइए क्या इसका एक्सप्रेशन बनेगा? 5 + y। 5 + y, ठीक है, 5 + y भी आप लिख सकते हो, y + 5 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन में ये चलता है। अगर आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आपके पास आंसर जो है वो 5 ही आएगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो उसमें आंसर में भी आपके जो है वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहे 5 + y करो, y + 5 करो, आंसर आपका सेम आएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, तो कुछ बच्चे इसको कैसे लिख लेते हैं कि 5 + y है तो 5y लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। अगर कभी भी कोई एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में ऐड ऐसे लिखा गया है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका फाइनल आंसर, ये ही इसका फाइनल आंसर है, आप इसको और ज्यादा सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको ना तो 5y लिखेंगे, ना इसको आप 6y लिखोगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि 5 में 1 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा, y का y, तो दोनों ही आंसर गलत है। फाइनल आंसर इसका होगा 5 + y। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि आपने इसको कैसे नहीं लिखना है तो y टाइप कर दो, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब हमने एडिशन की बात तो कर ली, अब जरा कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की बात। यहां पर आपको लिखा है कि सब्ट्रैक्ट 108 फ्रॉम k। तो जिन बच्चों को आता है वो तो आसानी से कर लेंगे, पर कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको मैं बता दूं, फ्रॉम के बाद जो लिखा जाता है वो हमेशा पहले लिखना है। ठीक है, जो भी चीज फ्रॉम के बाद लिखी होगी उसको आपने नंबर 1 पे लिखना है, और जो भी चीज फ्रॉम से पहले लिखी होगी उसको आपने नंबर 2 पे लिख देना है, और बीच में साइन लगा देना है माइनस का। तो यहां बोला था सब्ट्रैक्ट 108
फ्रॉम के मतलब के में से, इस के से जो है वो 108 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या किया, फिर से आपको मैं बताती हूं, जो फ्रॉम के बाद लिखा जाता है, देखो ये नंबर 2 पे है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो ये वाली चीज नंबर 2 पे है ना, तो ये पहले लिख लेंगे और जो नंबर 1 पे लिखी गई है वो नंबर 2 पे आ जाएगी, तो मतलब k माइनस 108। अगला बताएं, सब्ट्रैक्ट r फ्रॉम 99। 99 माइनस r 99 माइनस आर 99 माइनस r, ठीक है। अब इसको कभी भी r माइनस 99 मत लिखना, तब आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे 99 माइनस r। क्यों? क्योंकि फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिखा जाएगा और फ्रॉम से पहले जो होता है वो बाद में लिखा जाएगा। ये सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, ये हर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन की बात है। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ ले बच्चों, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है सब्ट्रैक्शन का तो मुझसे अभी के अभी पूछे। नो मैम नो मैम नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाला, फिर करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पोल में। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें करने को दी गई हैं, तो हमने जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई a बाय -10, पहली चीज ये इन्होंने बोला है, मल्टीप्लाई करो a और -10 को, एंड देन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो करते हैं अपना पहला स्टेप, हमने जो है वो a और -10 की मल्टीप्लीकेशन करनी है। आप इसको a मल्टीप्लाई बाय -10 लिखो या -10 मल्टीप्लाई बाय a लिखो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में भी हम इधर उधर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 9 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 9, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 9 से 27, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ये a है, इसको आप कुछ और ना समझे, ये a है, ठीक है, a। तो अब देखो, मैंने कहा था अगर हम कभी ऐड कर रहे होते हैं तो हमारा आंसर यही लिखा जाएगा, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम इनको साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इनको मैंने किया तो इनको मैं लिख सकती हूँ -10a, ऐसे मैं इनको लिख सकती हूँ, पर एडिशन में ऐसा मत करना। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके वो आया -10a, और इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अब बताइए किस में से किसको माइनस करना है? ये बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम दी प्रोडक्ट, तो पहले कौन लिखा जाएगा और माइनस के बाद कौन लिखा? -10a -20 वेरी गुड, -10a -20, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम द प्रोडक्ट मतलब इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद में है, उल्टा करते हैं, जो बाद में लिखा जाता है उसको पहले लिखना है, जो पहले लिखा गया होगा उसको बाद में लिखना है। तो बस सिंपल, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को डाउट है। डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी हम जरूर इसको करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को रहने दें, ये उतना अभी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से इसे देखें, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। इस y को आपने 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश में भी आपको मैंने समझा दिया। अब आप इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। तो जाए बच्चों, अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। तो देखिए अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चों के अभी तक आंसर ठीक है बिल्कुल। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 11 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल सोच समझ के करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, y को 5 में से माइनस कर दो। तो 2 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स अपने आंसर दे चुके हैं, तो 2 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन हम करेंगे पोल में, उसके बाद ही क्लास को एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन इस बार 3 बच्चों के आंसर हो चुके हैं थोड़े से गलत, और बाकी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि मैंने आपको, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख लें। सबट्रैक्ट y फ्रॉम 5, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा जाता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो 5 पहले लिखा जाएगा और इसमें से हमने माइनस करना है y को, तो 5 माइनस y, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी कर लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पोल में, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगी होमवर्क के बारे में, तो सभी क्लास में बने रहें, कोई भी क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा और फिर इसको सॉल्व करना। बकायदा आप नोटबुक में इसको हल कीजिए, माइंड में करोगे तो कभी कभी गलत हो जाता है। ये कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखें, मल्टीप्लाई m बाय -5, ठीक है। m को -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम दी प्रोडक्ट। तो फिर से फ्रॉम आ चुका है, देख लेना। अब फ्रॉम के बाद जो है उसको कहां लिखना है, फ्रॉम से पहले जो है उसको कहां लिखना है, बिल्कुल सिंपली आपने रूल इसमें लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई m बाय -5, m को -5 से गुणा कीजिए और जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें से 4 को माइनस कर दीजिए। तो बनाएं इसका एक्सप्रेशन और आंसर दे दें पोल सेक्शन में। तो अभी 2 बच्चों के आंसर आए हैं, एक का सही एक का गलत। 5 बच्चों के आंसर आए हैं, 2 बच्चों के गलत हैं, 3 बच्चों के सही हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के आंसर सही हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। 7 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन 3 स्टूडेंट्स अपना आंसर गलत कर चुके हैं। 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ गए, 4 बच्चों के सही, 4 बच्चों के गलत। बाकी बच्चे भी आंसर दें, 3 बच्चे रहते हैं आंसर देने में। तो कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है अभी, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड 11 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 7 बच्चों के आंसर ठीक है, लेकिन 4 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों है, डाउट है तो पूछें, और तब तक के लिए अपना आंसर बताएं पहले तो चैट बॉक्स में सभी बच्चे। ए नहीं, ए इसका आंसर नहीं है बेटा, डी इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं कैसे है। तो अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखें, मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, उसके बाद ही अपने डाउट आप पूछेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई m बाय -5, ये जो आपका m है इसको -5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा -5m, क्योंकि मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, हम इनको साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि जिसको मल्टीप्लाई करते हो वही तो प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब इस प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में से 4 को माइनस कर दो, तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर दीजिए 4 को। तो हमारा देखिए यहाँ पर आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी और ये बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये राइट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा है 5 फिर -m फिर -4, और ये भी गलत है। बहुत से बच्चों ने तो इसको अपना आंसर चूज किया, तो ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि माइनस करना था, -5m +4 था। अगर यहाँ लिखते कि उसको ऐड कर दो 4 उसमें, तो ये सही होता, लेकिन माइनस करने को कहा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अभी एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ किसके बारे में। एक तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, तो अगली क्लास जरूर अटेंड करना। और होमवर्क के बारे में आपको बता दूं तो आपको होमवर्क का अब एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपने होमवर्क करना है। कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स उसके हैं, उसके लिए आपको एक वीडियो भी मैं भेजूंगी। कब भेजूंगी, तो 6:40 पर, ठीक है। तो पहले वीडियो देखना, फिर उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना होमवर्क सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क में आपको ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे जिसमें आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनाने हैं, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को बच्चों लेफ्ट कर सकते हैं।